साथियों, इन दिनों हम ट्रेड यूनियन मूवमेंट के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के संदर्भ में बातचीत करने लग रहे हैं। और जैसा कि पहले हमने बात की थी कि भाई इस ट्रेड यूनियन मूवमेंट ट्रेड यूनियन का जो ये व्यवसाय संघ जो आंदोलन था उसका प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ, हिंदुस्तान में, भारत में उसके उद्भव के पीछे क्या कारण थे, किन लोगों का योगदान रहा, किस तरह से आज़ादी के बाद इस ट्रेड यूनियन मूवमेंट के अंदर एक बिखराव का दौर आया, किस तरह से अलग अलग ट्रेड यूनियंस बनी। तो इसी तरह से इसी क्रम में आज हम बात करेंगे कि भाई जो ट्रेड यूनियन लेजिस्लेशन है उसका इतिहास क्या था, उसकी हिस्ट्री क्या थी, यानी कि हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियन लेजिस्लेशन के संदर्भ में ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट के संदर्भ में बात करेंगे कि भाई जो 1926 का व्यवसाय संघ अधिनियम है उसके उद्देश्यों के संदर्भ में बात करते हुए फिर उसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के संदर्भ में अपन बात करेंगे। देखिए, यदि हम ट्रेड यूनियन लेजिस्लेशन के संदर्भ में बात करें तो अगर हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें निकल के आती हैं। जिन्होंने यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था 1914 से 1918 के बीच में, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बीच दो प्रमुख घटनाएं हुई जिन्होंने वैश्विक तौर के ऊपर श्रम संघ आंदोलन को प्रभावित किया। उनमें से जो एक बहुत बड़ी और प्रमुख घटना थी वो ये थी कि सोवियत संघ, तत्कालीन सोवियत संघ यानी रूस में जारशाही को समाप्त किया गया, जारशाही की समाप्ति हुई और उस शोषक जो व्यवस्था थी उसको ध्वस्त करते हुए बालशेवी क्रांति के परिणाम स्वरूप साम्यवादी राज्य की वहाँ पे स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत श्रम संघों को संरक्षण एक हद तक दिया गया। यानी कि उस कम्युनिस्ट मूवमेंट में जो श्रम संघ थे उनको काफ़ी मजबूती के साथ उनको प्रोटेक्ट किया गया। और फिर जो दूसरी जो वैश्विक स्तर के ऊपर जो घटना हुई वो ऐतिहासिक एक घटना थी जिसने श्रम संघ आंदोलन को बदल के रख दिया, उसके मायने बदल दिए, और वो घटना थी ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का उदय होना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जिसके ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसके उद्देश्य में ये कहा गया था कि श्रम एक वस्तु नहीं है, एक स्थान की संपन्नता, हर स्थान की एक स्थान की दरिद्रता, एक स्थान विशेष की दरिद्रता, गरीबी पूरे संपन्नता के विरुद्ध खतरा है। संघ बनाने की जो ज़रूरत है उसको हर हाल में पूरा किया जाए। तो जिसने ILO ने ये कहा कि भाई श्रम को आप एक वस्तु नहीं समझ सकते, तो इस संस्था के उदय ने वैश्विक स्तर के ऊपर जो श्रम संघ आंदोलन था उसको प्रभावित किया। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान में इसका असर ये हुआ कि 1920 में महात्मा गांधी जी ने मजदूर महाजन संघ अहमदाबाद में स्थापित कर दिया। फिर एटक की स्थापना केंद्रीकृत रूप से हुई, फिर उसमें बिखराव के परिणाम स्वरूप इंटक बना। फिर जो बिखराव का जो दौर आया उसमें जैसे सोशलिस्ट पार्टी का हिंद मजदूर पंचायत, उसमें फिर बिखराव आ गया। इसी तरह से CPIM का जो उदय हुआ, फिर उन्होंने C2 की स्थापना कर दी। तो इसी तरह से फिर एक दोबारा से एक फेडरेशन और कोफेडरेशन और इन सब के रूप में एक दोबारा से जुड़ाव का दौर आया। तो इसी तरह से ये सब कुछ चलता रहा। यदि हम इसके ऑब्जेक्ट की बात करें, व्यवसाय संघ अधिनियम के ऑब्जेक्ट की बात करें, तो देखो ये बात बिल्कुल सही है कि भारत में दूसरे जो विकसित देश हैं उनकी तुलना के अंदर जो श्रम संघ आंदोलन था वो काफ़ी धीमी गति से और काफ़ी लेट प्रारंभ हुआ। बनिस्पत जैसे आप अमेरिका, ब्रिटेन,
जर्मनी, जापान, इन सब की बात करें, रशिया, तो यहाँ की तुलना के अंदर हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी बाद में और काफ़ी धीमी गति से प्रारंभ हुआ। और यही कारण था कि जो श्रम संघ आंदोलन था वो भी काफ़ी देरी से और काफ़ी धीमी गति से आया, और उसके पीछे जो प्रमुख कारण था वो अशिक्षा था, असंगठन था। फिर बाद में आज़ादी के बाद भी इसके तेज़ी से विकसित ना होने का जो कारण था वो ये था कि जो राजनीतिक जो दल थे उनका ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप हो गया श्रम संघों के आंतरिक जो कार्य प्रणाली थी उस पर। दूसरा ये था कि जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट था उसके अंदर से नेता जो थे उनका वो उभर ही नहीं पाए, यानी कि जो बाहर के जो लोग थे उन लोगों ने ही उसको प्रभावित किया। आंतरिक रूप से इंटरनली कोई लीडरशिप डेवलप नहीं हुई, तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा। यानी कि जिसको कहते हैं ना कि इन हाउस डेवलपमेंट, वो उस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो जो व्यवसाय जो संघ थे जो बने, जो ट्रेड यूनियंस जो बनी, वो उतने मजबूती से और उतनी प्रखर तरीके से नहीं बन पाई। और ये बात आप और हम सब जानते हैं कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है, सामूहिक सौदेकारी है, तो उसकी जो प्रवृत्ति है हिंदुस्तान के जो श्रम के संदर्भ में उतनी मजबूत नहीं है। लेकिन यदि इंडिविजुअली तो आप बात ही नहीं कर सकते, बार्गेनिंग आप कर ही नहीं सकते। और ये जो एक्ट आया इसने अधिकार दिया सामूहिक होने का, इकट्ठा होने का, और इसी का जो परिणाम था वो ये निकल के आया कि जो श्रम संघ थे वो नियोजन की दशाओं के संदर्भ में बात कर सकते थे, शर्तों के संदर्भ में बात कर सकते हैं, जैसे उचित मजदूरी क्या हो, बोनस क्या हो, महंगाई भत्ता कितना मिले, इस तरह के जो संवेदनशील जो विषय आप जिनको कह सकते हो उसके संदर्भ के अंदर ये बात कर सकते हैं, उनमें समय समय के ऊपर परिवर्तन करवा सकते हैं। यदि किसी औद्योगिक विवाद का हल नहीं निकल रहा तो भाई हड़ताल किस तरह से की जाए, इस संदर्भ के अंदर अपनी बात कर सकते हैं, समझौता कार्रवाई प्रारंभ कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल के सामने अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, वाद लड़ने के लिए इनको अधिकृत किया गया। तो ये जो एक्ट था इसने एक तरह से सारी की सारी व्यवस्थाओं को बदल के रख दिया। और ये बात जैसा कि मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि जो वर्तमान जो औद्योगिक प्रगति का युग है इसके अंदर श्रम संघों का संगठित होना अनिवार्य है। संगठित किस प्रकार से किए जाएं, उनका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से हो, उनको क्या उन्मुक्तियां मिलें, क्या उन्मुक्तियां नहीं मिलें, आर्थिक हितों की जो रक्षा है वो किस तरह से हो, उनके फंड्स का जो रख रखाव है वो किस तरह से हो, फंड्स का उचित रख रखाव ना होने के ऊपर किस तरह से उनके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया जाए, किस तरह से रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाए, इस तरह की जो तमाम जो कानूनी पहलू थे उनको मान्यता किस प्रकार से दी जाए, इस प्रकार के जो तमाम जो कानून से संबंधित जो पहलू थे उसको इस एक्ट ने कवर किया। तो जो इच्छा अधीन जो चीज़ें थी उनको बदल के रख दिया। तो वस्तु जो स्थिति वो ये है कि यदि आप औद्योगिक जो समस्याएं हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से उत्पन्न होने वाली जो दिन प्रतिदिन की समस्याएं हैं, उनका समाधान मजबूत श्रम संघों के बिना आप नहीं कर सकते। तो ये वर्तमान जो औद्योगिक जीवन है उसकी अनिवार्य इकाइयाँ हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इनका जो कार्य प्रणाली है उनको भली प्रकार से अच्छे तरीके से उनको चलाया जाए, उनको कार्यान्वित किया जाए। यदि मैं आगे के वीडियो में इस संदर्भ के अंदर आपसे डिटेल से चर्चा करूंगा। यदि हम इसके संवैधानिक स्वरूप की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1) सी 19(1)
इस संदर्भ में बात करता है कि भाई संघ बनाने की स्वतंत्रता है, मूल अधिकार है। संघ बनाना अपने आप में एक मूल अधिकार है। संस्थाएं बना सकते हैं भारत के नागरिक, संघ भी बना सकते हैं और उनको प्रभावी रूप से चला सकते हैं। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली के अंदर संस्थाओं और संघों की ज़रूरत होती है, और ज़रूरत इसलिए होती है कि जिससे वो राज्य की निरंकुशता पे और जो गैर लोकतांत्रिक जो कार्य पद्धति है उसके ऊपर रोक लगा सके। और इसीलिए ज़रूरत इस बात की हो जाती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर एक दबाव समूह बने, और जो दबाव समूह है वो बनता है संघ के बदौलत। फिर चाहे वो श्रम संघ हो, फिर चाहे वो कर्मचारियों के संघ हो, चाहे वो विद्यार्थियों के संघ हो, या फिर वो किसी तरह के कोई क्लब इत्यादि हो, किसी भी उसके जो इस तरह की जो संस्थाएं हैं वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग होती हैं। इसीलिए संविधान कहता है कि जो नागरिक हैं वो केवल संघ और संस्थाएं ही नहीं बना पाएंगे, बल्कि उनका सुचारू रूप से उनको चलाना और उनको जारी रखना। वीजी राव वर्सेस स्टेट ऑफ ये चेन्नई मद्रास राज्य, वीजी राव वर्सेस मद्रास स्टेट, महत्वपूर्ण केस है इस संदर्भ के अंदर, जिसके अंदर डिसाइड किया गया 1951 का है ये AIR 1951 का मद्रास हाई कोर्ट का ये डिसीजन। इसके अंदर कि भाई केवल मात्र संघ बनाना ही मूल अधिकार नहीं है, बल्कि उनको प्रभावी रूप से सुचारू रूप से संचालित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए नागरिकों को व्यवसाय संघों की सदस्यता प्राप्त करना भी उनका एक मूल अधिकार है। वीजी राव वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के अंदर ये डिसाइड कर दिया गया। हाँ, ये बात अलग है कि भाई ये भी जो दूसरे मूल अधिकारों की तरह एब्सोल्यूट तो है नहीं, निरपेक्ष अधिकार तो है नहीं। इसके ऊपर भी राज्य के द्वारा युक्तियुक्त शब्द है वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो युक्तियुक्त निर्बंधन आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। किस आधार पे लगा सकते हैं कि भाई जैसे भारत की संप्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था, नैतिकता, इसके ऊपर जैसा आप सब जानते हैं कि भाई भारत की एकता अखंडता के आधार के ऊपर, लोक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर के आधार के ऊपर, नैतिकता के आधार के ऊपर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। फिर चाहे वो कुलकर्णी वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस हो, या फिर अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ वर्सेज राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण बॉम्बे का केस हो। इन केसों के अंदर इस संदर्भ के अंदर बात की गई। हाँ, ये भी एक वस्तु स्थिति है कि चेंज आया, और चेंज ये आया बालकोटिया वर्सेज भारत संघ केस से। इस मामले में क्या था कि एक सर्विस रूल के अनुसार जो प्रार्थी था उसको कम्युनिस्ट पार्टी के श्रम संघ का सदस्य होने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया। चैलेंज हुआ 1901 के आधार के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि जो इसको नौकरी से निकाला गया वो 1901 के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि जो आदेश था वो जो प्रार्थी था उसको कम्युनिस्ट पार्टी का या उस श्रम संघ का सदस्य बनने से मना नहीं करता। उसको संघ बनाने का तो मूल अधिकार है कि आप संघ बनाएं, लेकिन राजकीय सेवा के अंदर रहने का कोई मूल अधिकार नहीं है कि आप राजकीय सेवा के अंदर रहें। ये आपका मूल अधिकार नहीं है। आप संघ बनाओ सब, ठीक है, आपका मूल अधिकार, लेकिन संघ बनाते हुए आप राजकीय सेवा में रहें, ये आपका मूल अधिकार नहीं। कितना व्यापक परिवर्तन आया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा। और फिर उन्होंने कहा कि भाई जो संघ बनाने का अधिकार है उसमें हड़ताल करना या तालाबंदी करने से संबंधित कोई अधिकार शामिल नहीं है, यानी कि ये जो कार्रवाइयाँ हैं इनको कहीं ना कहीं पे उससे अलग कर दिया गया। खैर,
क्या उन्मुक्तियां हैं और क्या एक जो रजिस्टर्ड जो श्रमिक संघ है उसको क्या क्या छूटें प्राप्त हैं, उसके संदर्भ के अंदर एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है और वो मैं आपके साथ यथासमय डिस्कस करूँगा। उन उन्मुक्तियों के अंदर हड़ताल करना और ये सब, इसके ऊपर हम व्यापक रूप से चर्चाएं करेंगे। यदि हम श्रम संघों की वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो जो श्रम संघ आंदोलन है वो अलग अलग कालखंड में बटा हुआ है और कालखंड में बटा राजनीतिक विचारधाराओं के साथ साथ राजनीतिक विचारधाराओं में बटा, और यही कारण है कि अलग अलग समय के ऊपर अलग अलग तरह से श्रम संघों का विकास हुआ। यदि हम केंद्रीय श्रम संघों की बात करें, केंद्रीय श्रम संघ में 5 लाख मेंबरशिप होनी चाहिए। तो केंद्रीय श्रम संघों की बात करें तो जैसा कि सबसे पुराना एटक हो गया, एटक के बाद बिखराव आया, इंटक बन गया, फिर उसके बाद C2 बन गया, यानी कि एटक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंटक इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, C2 सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CPIM से संबंधित, फिर UTUC यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, HMS यानी कि हिंद मजदूर सभा, BMS भारतीय जनता पार्टी से संबंधित, जनसंघ से संबंधित, भारतीय मजदूर संघ BMS आज के दिन सबसे बड़ा केंद्रीकृत श्रम संघ है, हिंद मजदूर पंचायत, जैसा कि मैंने बताया था सोशलिस्ट पार्टी के विभाजन के परिणाम स्वरूप इसमें विभाजन आया। तो इसी तरह से सेवा SEW यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, इसी तरह से DMK यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम तमिलनाडु की एक काफ़ी प्रतिष्ठित पार्टी, करुणानिधि इसको देखते थे, अब स्टालिन देख रहे हैं, और AIDMK जयललिता जी की। तो जो DMK से संबंधित जो LPF लेबर प्रोग्रेसिव जो फ्रंट है वो भी केंद्रीकृत है श्रम संघ। इसी तरह से CPIML से संबंधित ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस AICCTUC। तो इस तरह के जो केंद्रीकृत श्रम संघ हैं उनका अभ्युदय हुआ। अब जो बात जो वर्तमान के अंदर जो हालात हैं वो तो यही हैं कि भाई जो राजनीतिक जो विचारधाराएं हैं उनके आधार के ऊपर इनके अंदर बिखराव, और या आप कह सकते हैं कि जिसकी जो राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित जो व्यक्ति हैं उनका उसी तरह का श्रमिक संघ बन गया। तो मौजूदा जो दौर है वो अलगाव के साथ और फिर से एक जुड़ाव का है कोफेडरेशन के रूप में। अब इसके के बाद की जो स्थिति जो निकल के आती है कि भाई श्रमिक संघ एक्चुअल में होते क्या हैं, उनकी परिभाषा के रूप में, उनकी उन्मुक्तियों के रूप में, उससे संबंधित जो फंड्स हैं उनके मैनेजमेंट को लेके किस प्रकार से उनका रजिस्ट्रेशन हो, किस प्रकार से उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है, इस संदर्भ के अंदर मैं आपके साथ यथासमय बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।